ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं कंसोलिडेशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू एग्जाम। और आपके पास बेसिक नॉलेज है फ्रॉम योर F3 पेपर कि जब आप कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो कंसोलिडेशन सिंपली क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम बात करें कंसोलिडेशन की तो ये कंसोलिडेशन क्या है? दिस इज कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में मिला देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में क्लब कर देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में एग्रीगेट कर देना। तो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कंसोलिडेट करेंगे? इवन ये लफ्ज आजकल प्लेन इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, कंसोलिडेट योर एफर्ट्स, अपनी एफर्ट्स को जमा करें। सो हम कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टॉकिंग टू कंसोलिडेट टू इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वैसे दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली जनरल एग्जांपल के तौर पे हम कह रहे हैं कि टू इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम आपस में मिलाने जा रहे हैं। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है दो इंडिविजुअल, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में मिला देना। अब ये दो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? क्या ये एक ही कंपनी की दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? अब एक ही कंपनी की तो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकती ना, एक ही कंपनी की एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी जो कि ईयर एंड पर वो बनाएंगे। क्या ये एक ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? यस। जब हम दो इंडिविजुअल या दो से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं तो याद रखें कि वी आर टॉकिंग कि ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इंडिविजुअल। और जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप का सिंपली मतलब क्या है? पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। सो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब दो या दो से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंसोलिडेट कर देना, मर्ज कर देना, एग्रीगेट कर देना, क्लब कर देना। और क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और ग्रुप में कौन है? पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी। अब क्या वजह क्या है जब उनकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं तो क्या जरूरत क्या है आपको इसको क्लब करने की, कंसोलिडेट करने की? तो याद रखिएगा कि जो कंसोलिडेशन हम परफॉर्म करते हैं इसकी बेसिस आपके पास है सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है, किसी कंपनी को एक्वायर करती है, जब उसकी सब्सिडरी बन जाती है तो पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी पर कंट्रोल आ जाता है। क्या मतलब है इस बात का? कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर करती है, मोर देन 50% शेयर जब एक्वायर करती है तो वो उसकी सब्सिडरी बन जाती है। और जब सब्सिडरी बन जाती है तो उसके पास उसका कंट्रोल आ जाता है। और जब हम कंट्रोल की बात करते हैं ना तो कंट्रोल का मतलब सिंपली होता है डिसीजन मेकिंग। अब ये कौन से डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग डिसीजंस, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस, तमाम डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। यानी आप कह सकते हैं कि कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आ जाना आपका एक ऑर्गेनाइजेशन पर कि जब वो कंट्रोल आपके पास आ गया तो अब आप उसकी डिसीजन मेकिंग किया करेंगे। कौन सा डिसीजन? चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन है, चाहे वो ऑपरेटिंग डिसीजन है। तो अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर ले तो फिर थ्योरेटिकल बेसिस पे उसको सब्सिडरी कहते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ थ्योरेटिकल बेसिस पे? क्योंकि 50% के अलावा भी सब्सिडरी हो सकती है, जो कि हम जब कंसोलिडेशन की थ्योरी डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग क्वांटिटेटिव टर्म्स में जब मोर देन 50% शेयर आ गए तो भाई सब्सिडरी हो गई। और जब वो आपकी सब्सिडरी हो गई तो आपके पास उसका आ गया कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है डिसीजन मेकिंग। तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि इन सब्सटेंस जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर कंट्रोल है, ए कंपनी बी कंपनी को कंट्रोल करती है, ए कंपनी ये डिसाइड करती है कि बी कंपनी क्या करेगी, चाहे वो फाइनेंशियल पॉलिसीज हो या ऑपरेटिंग पॉलिसीज हो, तो इसका मतलब है कि ए कंपनी के पास बी कंपनी का कंट्रोल है। और ये एक ही एंटिटी है, ये सिंगल एंटिटी है।
और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी कंसोलिडेट करके प्रेजेंट करना चाहिए। सो ये हमने याद रखना है कि जब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो इसकी बेसिस है सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई ये एक ही एंटिटी है इन टर्म्स, क्योंकि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी पे कंट्रोल है, तो इसलिए हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करके प्रेजेंट करेंगे, यानी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मार्केट के अंदर जो है पब्लिश होंगी। यानी पेरेंट कंपनी जो होगी, जो होल्डिंग एंटिटी है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, इसको आप होल्डिंग एंटिटी भी कह सकते हैं और इसको आप रिपोर्टिंग एंटिटी भी कह सकते हैं, कि जब मार्केट के अंदर ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू पब्लिश द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंस्टेड दे आर गोइंग टू पब्लिश द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द मार्केट। क्योंकि ये सिर्फ अपनी कंपनी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि इनके अंडर बाकी भी कंपनीज है जो इनके कंट्रोल में है। सो व्हेन दे आर कंट्रोलिंग देम, इट्स अ सिंगल एंटिटी एंड देयर फाइनेंशियल शुड बी प्रेजेंटेड एज अ होल, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से अगर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के 20 से लेके 50% तक शेयर परचेज कर ले, एक्वायर कर ले, तो फिर थ्योरेटिकली स्पीकिंग वो कंपनी सब्सिडरी नहीं बल्कि एसोसिएट कहलाती है। और याद रखें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एसोसिएट, तो वहां पे आपका कंट्रोल नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। इस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को हम सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं कि वो एंटिटी कंट्रोल तो नहीं करती उस एंटिटी को, they are not in charge of deciding their financial and operating policies, but they can participate in the financial and operating policies. They can participate in the financial and operating policies. इसी तरीके से ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब अगर लेस देन 20% शेयर्स हैं, तो फिर वो आपकी एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह आप किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको सिंपली एज पर IFRS 9 यानी फाइनेंशियल एसेट के तौर पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट, तो आपको पता है कि फाइनेंशियल एसेट यूजुअली रिकॉर्ड होता है उसको डिफॉल्ट ट्रीटमेंट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। सो तीन क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी, मेनली कंसोलिडेशन से रिलेटेड आपके पास जो है वो ये दो ट्रीटमेंट्स हैं। एक आपके पास है मोर देन 50% वाला केस, जिसमें सब्सिडरी और कंट्रोल है, और याद रखें जब कंट्रोल होगा सिर्फ तभी कंसोलिडेशन होगी। और कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में मर्ज कर देंगे। जहां पे 20 to 50% शेयर होगा वहां पे एसोसिएट कहलाता है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के केस में आप इक्विटी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि कंसोलिडेट तो नहीं करते एसोसिएट को, लेकिन उसकी एक फिगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और एक फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करते हैं। वो कौन सी फिगर होती है हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो कंसोलिडेट सिर्फ तब करेंगे कि जब सब्सिडरी का केस होगा। उसके अलावा अगर आपके पास केस है एसोसिएट का तो इक्विटी अकाउंटिंग, और अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करेंगे। कौन कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है जब आप कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम एज पर IFRS 10 कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये कंट्रोल के एलिमेंट्स को IFRS 10 डिफाइन करता है। इसी तरीके से जब आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, इसको IAS 28 डिफाइन करता है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को IAS 28 डिफाइन करता है। और जब आप सिंपल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर इसको अकॉर्डिंगली IFRS 9 डिफाइन करता है, यानी फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, यूजुअली द डिफॉल्ट treatment of shares which you have bought in the other entity, the equity instruments of another entity. So consolidation का मतलब क्या है, preparing the group financial statements. ग्रुप का मतलब क्या, पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट कर देना। सब्सिडरी कब कहलाएगी, जब मोर देन 50% शेयर होंगे, जब लेस देन 50% होंगे और मोर देन 20% होंगे, 20 से लेके 50% तक शेयर्स होंगे तो एसोसिएट कहलाएगा। उसकी हम इक्विटी अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे, वहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, कंसोलिडेट नहीं करते। और जब लेस देन 20% आपके पास होल्डिंग होगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सिंपल इन्वेस्टमेंट। और सिंपल इन्वेस्टमेंट आपके पास फाइनेंशियल एसेट है और इसकी डिफॉल्ट ट्रीटमेंट होती है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस।
सो वी आर स्टार्टिंग विद द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए आपने पूरे लेक्चर के अंदर अटेंटिव रहना है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट के साथ या तो एग्जांपल करवा दूंगा या एग्जांपल डिफाइन कर दूंगा, इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप अटेंटिव है। अब हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि जब भी हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। वो सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? The cost of investment in the subsidiary shown in the parent statement of financial position is removed. ये पॉइंट मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, इस पॉइंट को हम जाके यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन का मतलब है कि पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन बेसिस पे कंसोलिडेट कर देना। अब जब पेरेंट ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है तो याद रखें कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पेरेंट के नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शो हो रही होती है। जो इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने सब्सिडरी में की है ये इन्वेस्टमेंट पेरेंट के नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में शो हो रही होती है। अब कंसोलिडेट करने का तो मतलब ये है कि लाइन बाय लाइन बेसिस पे जो भी चीज आ रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है कंसोलिडेट कर रहे हैं, इन्वेंट्री आ रही है कंसोलिडेट कर रहे हैं, कैश आ रहा है कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी भी कंसोलिडेट करेंगे? तो स्टैंडर्ड ने आइए फॉरेस्टर ने आपको ये बात समझा दी कि यार आप कंसोलिडेशन कर रहे हो सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे कि ये एक ही एंटिटी है। तो क्या एक ही एंटिटी अपने आप में इन्वेस्टमेंट करती है? मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपने आप में इन्वेस्ट कर दिया है, ये मैंने अपने आप के शेयर परचेज कर लिए हैं। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं कहूंगा कि मैंने अपने आप को खरीद लिया है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो कि पेरेंट की बुक्स में आ रही है, ये इंडिविजुअल पेरेंट की बुक्स में तो आती रहेगी, लेकिन कंसोलिडेशन के वक्त इसको रिमूव कर दिया जाएगा। रीजन क्या है? सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। लेकिन ये याद रखें कि एक पॉइंट यहां पे जरूर इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट लिखा हो यहां पे और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ना लिखा हो। यानी इस पॉइंट को फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट यहां पे कर देता हूं कि इन नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है सिर्फ, और पेरेंट की भी लिखी हुई है और सब्सिडरी की भी लिखी हुई है। अब ये याद रखें कि हमने इसको बायफ्रिगेट करना है, इसका ब्रेक डाउन लेना है। ये इन्वेस्टमेंट एक वो इन्वेस्टमेंट है जो पेरेंट ने सब्सिडरी में की है, और एक वो है जो कि अदर देन सब्सिडरी है। सो याद रखें कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि अदर देन सब्सिडरी है और जो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनीज में है, ये हम कंसोलिडेट करेंगे। हमने जो सिर्फ एलिमिनेट करनी है वो ये वाली इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि पेरेंट की सब्सिडरी। ऐसा ना हो कि आप सारी ही इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो रिमूव कर दें। नो, आपने सिर्फ ये करना है कि जो पेरेंट ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है उसको रिमूव करना है। बाकी इसके अलावा पेरेंट की अगर कोई इन्वेस्टमेंट है या उसके अलावा सब्सिडरी की कोई इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज गोइंग टू बी कंसोलिडेटेड विद इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट्स लेंगे तो पेरेंट की एसेट्स प्लस सब्सिडरी की एसेट्स लाइन बाय लाइन बेसिस पे, इसमें नॉन करंट एसेट्स भी आ गए, करंट एसेट्स भी आ गए। लायबिलिटीज लेंगे तो पेरेंट की लायबिलिटीज प्लस सब्सिडरी की लायबिलिटीज। लेकिन जब आप कैपिटल पर आएंगे, जब कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, कैपिटल, तो कैपिटल से मुराद सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल, फिर आपके पास शेयर प्रीमियम, फिर लेट्स अज्यूम आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अदर रिजर्व्स वगैरह। ये याद रखें कि आपने ये जो इक्विटी सेक्शन की हम बात कर रहे हैं ये पेरेंट का इक्विटी सेक्शन है, पेरेंट ओनली। रीजन ये कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटी पर्सपेक्टिव। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन है? पेरेंट एंटिटी। जो पेरेंट एंटिटी के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को इक्विटी भी सिर्फ पेरेंट की शो करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार सब्सिडरी के फिगर्स क्यों नहीं शो कर रहे? तो सब सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज हमने शो कर दी हैं, तो नेट एसेट्स शो करने की जरूरत नहीं है। नेट एसेट्स क्या होता है? इक्विटी क्या होती है? इक्विटी इज इक्वल टू ये नेट एसेट्स इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज।
तो जब एसेट्स भी शो किए हुए, लाइबिलिटीज भी शो किए हुए, तो इक्विटी वैसे ही शो करने की जरूरत नहीं है। और हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं कि हमने चूंकि पेरेंट के लिए, रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, इसीलिए जो इक्विटी सेक्शन है वो पेरेंट कंपनी का ही होगा। अब ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसके साथ एक और बेसिक प्रिंसिपल आप ऐड कर लें, और वो आपने थ्रू आउट याद रखना है। वो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, intra-group transactions will be eliminated as well. इंट्रा-ग्रुप ट्रांजैक्शंस को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे? अगेन सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, कि पेरेंट और सब्सिडरी एक ही एंटिटी है, तो एक ही एंटिटी अपने आप से तो ट्रांजैक्शन नहीं करती। मैं ये तो नहीं कहता कि यार मैंने अपने आप को एक चीज बेच दी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो चीजें रहेंगी, लेकिन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, व्हेन वी से इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन से मुराद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इससे मुराद हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इससे मुराद आपके पास इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल, इंट्रा ग्रुप पेएबल, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये आगे जाके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, सिंपली कि पेरेंट और सब्सिडरी देख लें और कंसोलिडेटेड कि नॉन करंट एसेट में पेरेंट प्लस सब्सिडरी दोनों को कंसोलिडेट कर लिया। इन्वेस्टमेंट ये पेरेंट की सब्सिडरी में थी तो इसको एलिमिनेट कर दिया। करंट एसेट दोनों की कंसोलिडेट कर लिए। शेयर कैपिटल किसका आएगा? सिर्फ पेरेंट ओनली। ठीक है, इसी तरीके से इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स पेरेंट ओनली, लायबिलिटीज दोनों की कंसोलिडेट करेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आपने अकॉर्डिंगली याद रखना है। अब वन बाय वन हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स को डिस्कस करें। ओके जी, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द पेरेंट प्लस प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ऑफ द सब्सिडरी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन। इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज तो नोट्स में नहीं लिखी जा सकती, तभी तो आप लेक्चर ले रहे हैं। जब हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द पेरेंट प्लस सब्सिडरी एंड प्लस स्लैश माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। याद रखिए कि जब आप सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो यू आर कंसोलिडेटिंग द बुक वैल्यूज। ये जो सब्सिडरी की आपने फिगर ली है, ये सब्सिडरी की बुक वैल्यू है, जो कि सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आपने ली है। अब इसमें आप प्लस माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करेंगे। प्लस माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स क्यों करेंगे? इस वजह से कि हो सकता है कि सब्सिडरी की एसेट्स की जो बुक वैल्यू है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सिडरीज एसेट्स फेयर वैल्यू। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि आप सब्सिडरी की एक पर्टिकुलर एसेट की बात कर, लेट्स अज्यूम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की एक एसेट की बात कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम बात कर रहे हैं लैंड की। लैंड की जो बुक वैल्यू है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कैरिंग वैल्यू है, वो है $1 मिलियन, जबकि इसकी फेयर वैल्यू है $1.5 मिलियन। अब आप मुझे बताएं कि सब्सिडरी आपको ये लैंड 1 मिलियन पे सेल करेगी या 1.5 मिलियन पे करेगी? ऑब्वियसली 1.5 मिलियन पे करेगी, क्योंकि जो उसकी फेयर वैल्यू है एसेट्स की। सो याद रखें कि एग्जाम के अंदर वो आपको नोट्स में बताएगा, नोट्स में जो एक्स्ट्रा नोट्स दिए होते हैं, एडिशनल नोट्स, कि जो सब्सिडरी के एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कैरिंग वैल्यू। या वो ज्यादा होगी या वो कम होगी, जो भी डिफरेंस होगा कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के दरमियान, अगर वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो हम ऐड कर देंगे, डाउनवर्ड है तो लेस कर देंगे। प्लस माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इसी तरीके से माइनस स्लैश प्लस फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन। यहां तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी लैंड की। अगर लैंड की एडजस्टमेंट वो कर रहे हैं फिर तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आएगा, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। लेकिन लैंड के अलावा भी उनके एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह लीज और प्रॉपर्टी हो गई, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग हो गई या और एसेट्स जिनकी डेप्रिसिएशन वो आपको एग्जाम में बताएं। याद रखें कि जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है वो कैरिंग वैल्यूज पे की हुई है। अब जो आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फिर इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का जो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट होगा वो भी लेंगे।
सिंपल सा असूल ये है कि अगर अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही है, यानी वैल्यू एसेट्स की बढ़ रही है, तो डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। आपने कम वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई, 1 मिलियन पे चार्ज की हुई थी, आपको 1.5 मिलियन पे करनी चाहिए थी। तो जो 0.5 मिलियन पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की हुई, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। इसी तरीके से अगर डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, तो फिर कम डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, आपने ज्यादा की हुई है, तो फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है कि अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के केसेस में डेप्रिसिएशन लेस होती है, और डाउनवर्ड एडजस्टमेंट के केसेस में डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाती है, क्योंकि आपने ज्यादा चार्ज की हुई है, कम चार्ज करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर बिल्कुल क्लियर हो जाए। The statement of financial position as at 30th September 20x8. Property, plant and equipment है 40,600 plus 12,600. नीचे नोट्स दिए हैं, इसी तरह आपको एग्जाम में गिवन होंगे। At the date of acquisition, the fair value of the Sophistic SA subsidiary were equal to their carrying amounts, with the exception of an item of plant which had a fair value of 2 million in excess of its carrying amount. सब्सिडरी के तमाम एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर थी, एक्सेप्ट फॉर द प्लांट के अलावा, जिसकी फेयर वैल्यू 2 मिलियन कैरिंग अमाउंट से ज्यादा थी। 2 मिलियन इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। अब अंग्रेजी समझना आपका अपना काम है। सो 2 मिलियन इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट का मतलब यह है कि कैरिंग वैल्यू से ज्यादा, यानी अपवर्ड एडजस्टमेंट है। इट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years एट द डेट Sophistic has not adjusted the carrying amount of its plant as a result of their fair value exercise. तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पेरेंट प्लस सब्सिडरी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एंड माइनस फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन। पेरेंट की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना था 40,600। सब्सिडरी का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है 12,600। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की हुई 2,000, यानी 2 मिलियन में 000 कॉमन ले रहा हूं, और माइनस फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन। ये फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, 2000 डिवाइड बाय 5। अच्छा, एक पॉइंट याद रखें कि अभी यहाँ पे तो मैंने ज्यादा डिटेल सवाल की मेंशन नहीं की हुई, लेकिन अगर ये सब्सिडरी आपने मिड ईयर एक्वायर किया, फॉर एग्जांपल अब 30 सितंबर ईयर एंड है ना, लेट्स अज्यूम आपने ये 1 जुलाई को एक्वायर की थी, तो जुलाई अगस्त सितंबर सिर्फ 3 मंथ्स आ रहे हैं। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने एक्वायर किया सब्सिडी, यानी मिड ईयर एक्विजिशन, तो याद रखें हम उसको मंथ्स बाय 12 करेंगे, मंथ्स बाय 12, यानी डेप्रिसिएशन को फिर प्रोरेटा कर देंगे। इस सवाल में तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। सो हमने क्या किया, पेरेंट प्लस सब्सिडरी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस उसकी डेप्रिसिएशन। एक और एग्जांपल करवाता हूं। Statement of financial position as at 30th September 20x8. Property, plant, equipment, parent का plus subsidiary का. The following information is relevant. At the date of acquisition, the fair values of the Sanford assets were equal to their carrying amount, with the exception of its property. This had a fair value of 1.2 million below its carrying amount and had a remaining useful life of 8 years at the date of acquisition. Sanford has not incorporated this in the financial statements. अब अगेन अंग्रेजी समझे, दिस एट अ फेयर वैल्यू बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट, यानी डाउनवर्ड एडजस्टमेंट करनी है। तो पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और अब डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम चार्ज करनी चाहिए थी, ज्यादा चार्ज की हुई है, तो ऐड बैक करेंगे। 25,500 प्लस 13,900 माइनस 1.2 मिलियन, यानी इसको 000 में ले लें 1200, और ऐड बैक कर देंगे इसकी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट, तो 1200 डिवाइड बाय 8। अगेन अगर सवाल मिड ईयर एक्वायर है तो फिर मंथ्स बाय 12, और ये आपका सिंपली आंसर निकल आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे गुडविल। और गुडविल याद रखें कि ये आपके साथ जो वर्किंग नंबर 3 शो हो रही है, ये वो वर्किंग्स हैं जो कि आगे जाके अभी हमने डिस्कस करनी है। यानी ये गुडविल की जो फिगर है, ये कैलकुलेट की जाएगी फ्रॉम अ वर्किंग से कैलकुलेट करनी है आपने। अब ये गुडविल है क्या चीज?
सिंपली गुडविल इसे कहते हैं कि जो हमने अमाउंट पे की है सब्सिडरी को इन एक्सेस ऑफ देयर नेट एसेट्स। यानी यहां पर जो ये गुडविल की बात हो रही है, ये गुडविल क्या है? अमाउंट पेड टू सब्सिडरी इन एक्सेस ऑफ द नेट एसेट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्यों सब्सिडरी को आप उसके नेट एसेट से ज्यादा पे करेंगे? नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्यों सब्सिडरी को आप नेट एसेट से ज्यादा पे करेंगे? कि जाहिर बात है उसकी कोई ना कोई रीजन होगी। सब्सिडरी आपसे प्रीमियम क्यों चार्ज कर रही है? भाई उनके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे, उनके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी, उनके पास कस्टमर बेस होगी, की कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे। यानी वो चीजें उनके पास होंगी जिसको वो एज एन एसेट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या वो अपने एम्प्लॉयज को एज एन एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं? हमने पढ़ा, नहीं कर सकते। क्या अगर उनकी मेन लोकेशंस पे जो है वो स्टोर्स हैं या मेन लोकेशंस हैं उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इस चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कस्टमर्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये वो चीजें हैं जो कि सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ ही नहीं रही। लेकिन सब्सिडरी आपसे उनके अगेंस्ट चार्ज तो करेगी ना। इतने अरसे में उन्होंने सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं, इतने अरसे में उन्होंने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए हैं, और इसी तरीके से स्टाफ को स्किल्ड किया है, तो इसके अगेंस्ट तो लाजमी वो आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो हम जब उनको एक ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं और वो ज्यादा अमाउंट क्या है? एक्सेस ऑफ देयर नेट एसेट्स, तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम गुडविल रिकॉर्ड करेंगे। याद रखें कि ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं है, जो हमने IAS 38 में भी डिस्कस किया था। ये एक्वायर्ड गुडविल है, जो कि एज पर IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है वो अराइज हो रही है। अब इसकी डिटेल में जरा जाते हैं। गुडविल आ गई। दो टाइप्स की आपके पास गुडविल है। एक आपके पास जो है वो पॉजिटिव गुडविल है, और एक आपके पास जो है वो नेगेटिव गुडविल है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव गुडविल ये नहीं है कि अच्छी गुडविल और बुरी गुडविल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सब्सिडरी को पे कर रहे हैं मोर देन देयर नेट एसेट्स, और रीजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी, तो ये जो आप ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं इसको आप एज एन इनटेंजिबल एसेट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और हमने पढ़ा था कि गुडविल की लाइफ इनडेफिनेट होती है, और उसको हम अमोर्टाइज नहीं करते बल्कि उसको टेस्ट करते हैं फॉर इम्पेयरमेंट ऑन एनुअल बेसिस। नेगेटिव गुडविल का बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो है कि अगर आप ऐसी कंपनी नहीं जो जिसको आपने प्रीमियम पे करना है, बल्कि ऐसी कंपनी है जिसको आप सस्ते में परचेज कर रहे हैं। अब क्यों एक कंपनी अपने आप को सस्ते में बेच देगी? रीजंस उसकी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे दे आर स्ट्रगलिंग, लॉस मेकिंग, बिल्कुल तबाह कंपनी है, उसको आप परचेज कर रहे हैं, तो यू विल बी ऑफरिंग देन द मनी विच इज लेस देन देयर नेट एसेट्स। तो अगर आपको एक महंगी चीज सस्ते दामों में मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव गुडविल या बार्गेन परचेज। मिसाल के तौर पे अगर उनके नेट एसेट्स की अमाउंट थी $100 मिलियन, और आपको वो मिल गई, लेट्स अज्यूम सिंपली $80 मिलियन में, तो ये जो कम पैसों में मिल गई इसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? इट इज रिकॉर्डेड एज एन इनकम इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब महंगी चीज सस्ती मिल जाए तो उसको फायदा कहते हैं, और फायदा गेन होता है, और गेन हमेशा प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है। उसको हम एज एन एसेट बना के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो नेगेटिव गुडविल एंड पॉजिटिव गुडविल। पॉजिटिव गुडविल एज एन एसेट, इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगी, अमोर्टाइज नहीं हो सकती, हम इसको टेस्ट करते हैं फॉर इम्पेयरमेंट। नेगेटिव गुडविल जो है वो जो हमने एक सब्सिडरी को लेस देन देयर नेट एसेट्स एक्वायर कर लिया, तो जितना सस्ता एक्वायर किया उतना अच्छा, अभी हमारे लिए एक फायदा है, तो इस फायदे को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में सिंपली रिकॉर्ड करेंगे। सो ये जो गुडविल की हम बात कर रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड हो रही है, याद रखें ये पॉजिटिव गुडविल है। और पॉजिटिव गुडविल कहाँ पे आती है? कि जब हम सब्सिडरी को पे करते हैं मोर देन देयर नेट एसेट्स। अब दोबारा आपके पास आ गया इन्वेस्टमेंट अदर देन पेरेंट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अभी मैंने आपको ये बात समझाई है, डिटेल के अंदर समझा के आया हूं कि भाई पेरेंट और सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट्स में जो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट मौजूद है जो उसने सब्सिडरी में की हुई है, वो एलिमिनेट कर देनी है, बाकी सब कंसोलिडेट कर देनी है।
मैंने भी आपको केस समझाया कि जब आप पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे हो सकता है उसके नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट मौजूद, उसको बाइफिकेट करें, ब्रेक डाउन लें इसका, केस में सब्सिडरी वाली कौन सी है, अदर देन सब्सिडरी कौन सी है। अदर देन सब्सिडरी आप कंसोलिडेट कर लें और बाकी जो है वो सब की सब बाकी जो पेरेंट की सब्सिडरी में है उसको एलिमिनेट कर दे, बाकी सब के सब कंसोलिडेट कर दे। तो इसमें मैं लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, यानी सिंपली इसको यूं कर सकते हैं कि पेरेंट की इन्वेस्टमेंट प्लस सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट माइनस पेरेंट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, उसको एलिमिनेट कर दें, बाकी सब की सब कंसोलिडेट कर दें। अब आपके पास है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये पॉइंट मैंने आपको शुरू में समझाया, उसको जरा रिकॉल करते हैं। मैंने आपको समझाया कि अगर 20 से लेके 50% तक आपकी होल्डिंग है किसी कंपनी में, तो वहां पे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और उसको एसोसिएट कहते हैं। एसोसिएट की हम इक्विटी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, उसको कंसोलिडेट नहीं करते, यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसकी फिगर को रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन जिस तरह सब्सिडरी के एसेट्स को पेरेंट के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं, इस तरह एसोसिएट के एसेट्स और लायबिलिटीज को पेरेंट के साथ कंसोलिडेट नहीं करते। तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर होती क्या है, इसको जाके हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एसोसिएट्स इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जितने के आपने वो शेयर परचेज किया है, इसको कह सकते हैं कि कंसिडरेशन पेड, ऐड कर देंगे इसमें शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। एक्विजिशन के बाद एसोसिएट ने जितना प्रॉफिट कमाया उसका पेरेंट का शेयर, यानी सिंपली लेंगे एसोसिएट का प्रॉफिट, एसोसिएट का प्रॉफिट मंथ्स बाय 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मिड ईयर एक्विजिशन है, और पेरेंट के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरेंट का शेयर निकल आएगा प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी आई है तो इंपेयरमेंट लेस कर देंगे। इसी तरीके से अनरियलाइज प्रॉफिट अगर पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया तो लेस कर देंगे। इसी तरीके से डिविडेंड्स होंगे तो लेस कर देंगे। तो ये फिगर आ जाएगी जो कि आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपली हमने क्या किया है कि वो वैल्यू ली है कि जितने के हमने ये शेयर परचेज किए थे, और अगर प्रॉफिट होगा एक्विजिशन के बाद और उसमें पेरेंट का शेयर जो भी बनेगा वो ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर लॉस होता तो लॉस लेस हो जाता। इंपेयरमेंट चूंकि वैल्यू को कम करती है इन्वेस्टमेंट की, इसलिए लेस कर देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि विद इन द ग्रुप आप प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते, तो अगर प्रॉफिट चार्ज किया गया तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। डिविडेंड लेस कर देंगे। तो जो भी अमाउंट आ जाएगी वो आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड कर लेंगे। बस समझे यही फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मेट आपने याद कर लेना है। सो ये चार चीजें हमने नॉन करंट एसेट्स में कंप्लीट कर ली। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया और उसकी डिटेल सारी हमने कंप्लीट कर ली। गुडविल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमने डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव गुडविल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही है, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। इन्वेस्टमेंट पेरेंट की भी कंसोलिडेट करें, सब्सिडरी की भी कंसोलिडेट करें, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट निकाल दे जो पेरेंट ने सब्सिडरी में की है, क्योंकि सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, एक ही एंटिटी अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करती। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, यानी जब आपकी 20 से लेके 50% तक शेयर होल्डिंग है तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो इसकी भी वर्किंग है जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जितने के शेयर परचेज किए हैं, एक्विजिशन के बाद वाला प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, अगर लॉसेज लेस हो जाएंगे, डिविडेंड लेस हो जाएगा, इंपेयरमेंट लेस हो जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट लेस हो जाएगा। वो फिगर निकल आएगी जो कि आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट कर दी। सो ये नॉन करंट एसेट वाला जो सेक्शन है ये हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवा देता हूं। On 1st October 20x3, Piquant acquired 40% of the equity shares of Adler. अब 40% का मतलब क्या है कि 20 to 50% के दरमियान है, इसका मतलब एसोसिएट। पिकार्ड ने एसोसिएट के 40% शेयर एक्वायर किए, पेइंग $4 इन कैश पर एक्वायर्ड शेयर and issuing $107% loan note for every 50 shares acquired in Adler. अब एडलर के इक्विटी शेयर दिए हुए
5000 कैसे पता चला यार? ये 5000 का बैलेंस है, बेसिकली 5 मिलियन 000 ऊपर कॉमन है। एक शेयर $1 का है तो इसका मतलब है शेयर भी उतना ही हो गया। अगर 5000 का बैलेंस है और एक शेयर $1 का तो शेयर भी 5000 हो गए। 5000 में से कितने शेयर एक्वायर किए? 40%। तो 40% कितना बनता है? 5 for the 22,000 शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए। रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी फर्स्ट अप्रैल पे? 15,000 थी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 यानी पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 6,000। अब फर्स्ट अप्रैल का मतलब है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लस पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 6,000। Impairment tests were carried out and which concluded that the value of the investment in Adler was not impaired. Impairment नहीं आई एडलर की वैल्यू में। अभी मैंने आपको क्या बताया? सिंपली आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेनी है। अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इसमें दो चीजें हैं कंसिडरेशन में, एक है कैश $4 पर एक्वायर्ड शेयर, तो $4 इंटू 2000। फिर आपके पास है लोन नोट्स भी इशू किए कंसिडरेशन में। कहता है कि इन कैश पर एक्वायर्ड शेयर एंड इशूइंग एट पार $100 7% लोन नोट फॉर एवरी 50 शेयर एक्वायर्ड। हर 50 शेयर के बदले में कितने? $100 का लोन नोट हर 50 शेयर के बदले में फॉर एवरी 50 शेयर एक्वायर्ड। तो याद रखें जब भी इस तरह की कोई बात आएगी तो आपने सिंपली क्या करना होता है? आपने सिंपली फ्रैक्शन लेना होता है। यहां पे हम सिंपली फ्रैक्शन लेंगे और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे $100 के साथ। सो लोन नोट्स का उसने हमें बताया हुआ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन उसने क्या बताया है कि एन इशूइंग एट पार $100 7% लोन नोट फॉर एवरी 50 शेयर्स एक्वायर्ड। हर 50 शेयर्स के बदले में, अब टोटल शेयर्स हमने कितने एक्वायर किए? 2000। हर 50 के बदले में कितना? $100 का लोन नोट। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंसिडरेशन निकल आएगा। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है? इसमें हमने ऐड करना है शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 6,000। ठीक है। सो अब फॉर द ईयर एंडेड 6,000 है। कब एक्वायर किया? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने बनते हैं? तो आप क्या करेंगे? शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सिंपली आपने क्या करना है? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच परसेंटेज? 40%। ये दोनों चीजें ऐड कर देंगे तो आपके पास सिंपली क्या निकल आएगा? आपके पास निकल आएगा वो फिगर जो कि आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जानी। तो बस याद रखें कि एसोसिएट में क्या होता है? 20 to 50% आपकी होल्डिंग होती है। दिस गिव्स यू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और इसलिए हम इसकी इक्विटी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि एक फिगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और एक फिगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ऑल्दो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की फिगर हमने अभी देखनी है, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा और इम्पेयरमेंट लेस हो जाएगी, तो जो फिगर बच जाएगी वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में चली जाएगी। बट एनीवेज जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पर आएंगे तो वहां पे इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि कितने का एसोसिएट को एक्वायर किया? तो कंसिडरेशन के अंदर दो चीजें थी। कंसिडरेशन के अंदर दो चीजें थी, एक हमने कैश पे किया और एक हमने लोन नोट्स इशू किए। लोन नोट्स का हमेशा फ्रैक्शन होगा, याद रखिएगा। तो उसने कहा कि इशूइंग एट पार $100 लोन नोट, $100 इशू कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई किया फॉर एवरी 50 शेयर एक्वायर्ड, हर 50 के बदले में। तो 2000 शेयर एक्वायर की और हर 50 के बदले में तो उसको फ्रैक्शन में लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया $100 के साथ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कंसिडरेशन निकल आएगा। इसमें पोस्ट एक्विजिशन शेयर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास वो टोटल फिगर निकल आएगी जो कि आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से लेकर जानी है।